प्रयागराज महाकुंभ में वीवीआईपी मेहमान भी संगम में आस्था की डुबकी लगाने जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 फरवरी को महाकुंभ जाएंगी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 1 फरवरी को महाकुंभ जाएंगे। सूत्रों की माने तो अमित शाह 27 जनवरी को महाकुंभ में जाएंगे और पीएम मोदी 5 फरवरी को महाकुंभ जाने वाले हैं। तो अब तक आपको बता दें कि महाकुंभ में 8 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और अब महाकुंभ में वीवीआईपी मेहमान जो हैं उनके भी जाने का सिलसिला शुरू होगा। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भी जाएंगी, प्रधानमंत्री जाएंगे, उपराष्ट्रपति जाएंगे और अमित शाह 27 जनवरी को जा रहे हैं। तो आस्था का महासंगम है महाकुंभ और इस महाकुंभ में 8 करोड़ लोग अब तक आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और भी लोग लगातार जा रहे हैं। सरकार की तरफ से स्पेशल ट्रेनें भी चलाई गई हैं, 256 ट्रेनें और 56 स्पेशल ट्रेनें। इस बीच तारीखें भी आ गई हैं कि द्रौपदी मुर्मू 10 फरवरी को जा सकती हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है 1 फरवरी को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को और 27 जनवरी को अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए जाएंगे। महाकुंभ के अलग अलग रंग आप न्यूज 18 पर देख ही रहे हैं, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं महाकुंभ के अलग अलग रंग। और वहां पर जो चर्चाओं में बने हुए हैं, चाहे वो बाबा हों या फिर अन्य लोग, उनसे मुलाकात भी बता रहे हैं और आम लोगों की वहां पर कैसे श्रद्धा उमड़ रही है और लोगों का वहां पर क्या अनुभव है, यह भी न्यूज 18 पर आपको एक्सक्लूसिव देखने को मिल रहा है। और अब आपको बता दें कि वीवीआईपी मेहमान जो हैं वे भी महाकुंभ में शिरकत करने के लिए जाएंगे, जिसमें राष्ट्रपति भी जाएंगी, उपराष्ट्रपति। सर्वेश हमारे सहयोगी प्रयागराज से जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। सर्वेश, अब वीवीआईपी मोमेंट्स की बारी है, वीवीआईपी जो हैं उनका आना शुरू हो जाएगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री खुद आने वाले। तौर पर महाकुंभ को शुरू हुए 9 दिन बीत गए हैं। 13 जनवरी पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व के साथ इसकी शुरुआत हुई थी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं और अब तक 9 दिनों में 9 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम के तट पर आकर यहां आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। खासतौर पर यहां का जो नजारा है वो दिव्य और भव्य है और सरकार ने भी व्यापक तौर पर इंतजाम किए हैं। और अगर हम वीवीआईपी मेहमानों के बारे में बात करें तो कई राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्टों के जो न्यायमूर्तिगण हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं लगातार और यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और यहाँ पर महाकुंभ में शिरकत कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पर अमित शाह वो भी जल्द ही आने वाले हैं। उनकी तारीख अभी तय नहीं है लेकिन जल्दी ही तारीख घोषित की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर आ चुके हैं, आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। इसके अलावा कई अन्य केंद्रीय मंत्री यहाँ पर वो भी आ चुके हैं, आस्था की डुबकी अब तक लगा चुके हैं। और आज भी यहाँ पर बीजेपी के 7 बार के सांसद राजीव प्रताप रूडी, इसके साथ साथ यहाँ पर साक्षी महाराज जो कि बीजेपी के सांसद हैं, वो भी आज यहाँ पर आए और आस्था की डुबकी लगाई। इसके अलावा यहाँ पर कुमार विश्वास जो कि जाने माने कवि हैं, उन्होंने यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाई। सुधा मूर्ति जी आज यहाँ पर अभी गई हैं और जाने माने उद्योगपति गौतम अडानी प्रयागराज में है महाकुंभ में, वो यहाँ पर भंडारा भी चला रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, वहां पर वो गए थे और इस वक्त वो संगम में स्नान करने गए हैं। सुधा मूर्ति जी वहां पर स्नान करने गई हैं। तो बड़ी संख्या में वीवीआईपी मेहमानों के आने का सिलसिला भी अब महाकुंभ में शुरू हो गया है और माना जा रहा है कि फरवरी के महीने में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री जैसे जो विशिष्ट अतिथि हैं इनका भी यहाँ पर दौरा हो सकता है। जी बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए। तो तमाम खास जो हैं और आम सभी यहाँ महाकुंभ में पहुंच रहे हैं और इस बार बड़े बुजुर्ग ही नहीं बल्कि बच्चे भी नागा साधु के रूप में महाकुंभ में नजर आए हैं, जहां पर एक बच्चा 3 साल की उम्र से तपस्या करके नागा साधु बन गया और अब 10 साल की उम्र में श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दे रहा है। विष्णुगिरी महाराज नागा साधु बनने के साथ साथ पढ़ाई करते हैं और अभी 3री कक्षा में हैं। आज हम आपको मिलवाएंगे 10 वर्ष के बालक
नागा साधु महाराज जी से, जो 3 वर्ष की आयु में नागा साधु बन गए। हम बात कर रहे हैं विष्णुगिरी जी महाराज जी की। इनकी आयु मात्र 9 वर्ष है, 10 वर्ष है। और आप देखिए किस तरह से महाराज जी सभी को आशीर्वाद देते नजर आ रहे हैं। 10 वर्ष की इनकी आयु है, रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं और ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए हैं। और इनके गुरु जी बताते हैं कि 3 वर्ष की आयु में इन्होंने संन्यास लिया और उसके बाद लगातार समाज की सेवा के लिए और ध्यान में ही लीन रहते हैं। महाराज जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। आपकी आयु कितनी है? मेरी आयु 10 साल। क्या कहेंगे 10 वर्ष की आयु में? हमको लगता है महाकुंभ नगर प्रयागराज में सबसे कम आयु के नागा साधु आप होंगे। हाँ 10 वर्ष की आयु में नागा साधु। हाँ नागा साधु। कितने वर्ष की आयु में आप नागा साधु बन गए? 3 वर्ष की आयु में। जब मैं 3 साल का था तभी नागा साधु बन गया था 2019 में। तो अपने गुरु जी के साथ ही रहते हैं और लोगों को आशीर्वाद देते हैं और अच्छा लगता है, आनंद होता है, आनंद आता है, आनंद मिलता है। रुद्राक्ष ऐसे ही भभूत लगाते हैं, ठंड नहीं लगती, इतनी ठंडक पड़ रही है और आस्था भारी है, साधु हैं तो ठंड नहीं लगती। नहीं लगती। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे समाज के लिए? मैं साधु इसलिए बना क्योंकि मुझे सनातन धर्म को आगे बढ़ाना था। कक्षा 3 के छात्र हैं आप, क्या क्या पढ़ते हैं? संस्कृत, हिंदी, मैथ्स, कंप्यूटर, इंग्लिश। संस्कृत की बात आपने की, कोई श्लोक जरा सुनाइए। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा समा स्वधारती स्वाहा सुधा नमस्तुते सुमगलंसो कपिलो गणक लंबोदर विघ्न विघ्ननाशु विनायक धूम्र केतु गदा दक्ष बाल चंद्र गजानन अर्जुन गांडवी गदा पुत्र कौंते भारत दीर्घ बाहु गुड़ा केश बल पार्थ अति धनंजय कृष्ण सर। और महाकुंभ में श्रद्धालुओं के खाने पीने के लिए डबल डेकर बस में वेजिटेरियन फूड रेस्टोरेंट खोला गया है, जिसमें दावा किया गया है कि श्रद्धालुओं को सही कीमत पर प्योर और शाकाहारी भोजन परोसा जाएगा। न्यूज 18 संवाददाता ने पंपकिन नाम के डबल डेकर बस का जायजा लिया, रेस्टोरेंट के मालिक से खास बातचीत की। महाकुंभ मेले में एक डबल डेकर बस आई है जो कि चलने के लिए नहीं बल्कि खान पान के लिए है। और पंपकिन ब्रांड की ये बस आप देख सकते हैं कि किस तरह से अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसमें काफी लोगों के बैठने की व्यवस्था है, खासतौर पर इसमें एसी भी है, फैन भी है और सीसीटीवी कैमरास भी इसमें लगे हैं जो आपको एक अलग अनुभव देता है। और इसके ग्राउंड फ्लोर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किचन भी है और जहां से यहाँ पर जो भी यहाँ पर तैयार होगा फूड आइटम वो यहाँ पर सर्व किया जाएगा। और ये अपने आप में यूपी का पहला डबल डेकर बस रेस्टोरेंट है, यानी कि ये डबल डेकर बस जो है वो फूड कोर्ट के रूप में इस्तेमाल की जाएगी। इसमें एक टेलीविजन भी है, मनोरंजन का भी पूरा इंतजाम है और यहाँ पर एक अलग अनुभव आपको यहाँ पर होगा। चूंकि आप महाकुंभ में अगर आएंगे और अगर इस फूड कोर्ट में आते हैं जो मीडिया सेंटर के पास लगाया गया है तो आप वाकई यहाँ पर एक अलग अनुभव होता है। क्या कुछ यहाँ पर मिलेगा और किस तरह से आप यहाँ पर आकर इसके व्यंजनों का लुत्फ ले सकते हैं उसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए यहाँ पर इस फूड कोर्ट यानी कि ये जो पंपकिन है इसके ओनर और यहाँ पर जिसके फाउंडर हैं मनवीर जी, उनसे बातचीत करते हैं। मनवीर जी, सबसे पहले बधाई कि आपने महाकुंभ में एक ऐसी यहाँ पर सौगात दी है। क्या सौगात है ये, क्या किसकी स्पेसिफिकेशंस है और किस तरह से इसमें अलग अनुभव देने का आपके मन में विचार आया है? थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि कुछ ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट से हटके हम लोग कुछ इनोवेटिव करें, जस्ट बिकॉज मतलब रिलीजियस प्लेसेस पे जो इवेंट्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पर हम जब देख रहे हैं कि जो स्टैंडिंग आउट जो रेस्टोरेंट्स हैं उनसे कुछ डिफरेंट यूनिक और कंसेप्ट लेके आए जिसमें हम रिलीजियस प्लेसेस पे एक ऐसा अपने गेस्ट को अनुभव दे सके कि वो डबल डेकर बस का अनुभव प्राप्त करे और प्योरली एक नया एक्सपीरियंस वो लेके जाए जहां जहां रिलीजियस प्लेसेस है। तो ये कंसेप्ट बेसिकली इसलिए हम लेके आए। अच्छा, ये बताइए, ये यूपी का महाकुंभ में पहला ये डबल डेकर बस का फूड कोर्ट है या रेस्टोरेंट है, लेकिन इसके पहले कहाँ कहाँ ये था और ये क्या ये आप मानते हैं कि इसके बाद और कहाँ कहाँ इसको आप लगाना चाहेंगे और इसका विस्तार करेंगे, एक्सटेंशन करेंगे? यस,
हम लोग का इसका बेसिकली मेन गोल ये है कि हम लोग जितने भी रिलीजियस प्लेसेस है जस्ट लाइक अयोध्या, तो नेक्स्ट हम अयोध्या में इसको प्लान करेंगे। और जितने भी यूपी में ऑल ओवर इंडिया, मतलब हम लोग का प्लान यही है कि जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हमारे इंडिया की, बिकॉज हमारी डाइवर्सिटीज बहुत ज़्यादा है और हिंदू ट्रेडिशन और कल्चरल सिग्निफिकेंस के चलते मैंने ये डिसाइड किया कि हम एक स्टैंडिंग आउट रेस्टोरेंट से हटके कुछ अलग यूनिक कंसेप्ट लेके आए और अपने कस्टमर्स के लिए एक बेहतर डाइनिंग एक्सपीरियंस हो, उनको एक मेमोरेबल और डिलाइटफुल एक्सपीरियंस अनुभव हो। ठीक है, एक अच्छा अनुभव देने की कोशिश आप कर रहे हैं, लेकिन जो एक प्राइस है, कॉस्ट बहुत मायने रखता है। तो इसकी कीमतें कैसे रखी गई हैं? क्या क्या यहाँ पर खाने को मिलेगा और ये क्या पूरी तरह से वेजिटेरियन है? या ये पूरा बेसिकली जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हम लोग वहाँ वेजिटेरियन बेसिस पे ही इसको वो करेंगे। और फूड कोर्ट में जो हमने प्राइस रेंज रखा है अपने कस्टमर्स के लिए, वो बिल्कुल मतलब फैमिली फ्रेंडली है और अफोर्डेबल है। क्या कुछ यहाँ पर मिलेगा? खासतौर पर अगर कोई स्नैक्स के लिए आता है, टी कॉफी के लिए आता है, तो क्या प्राइस उसको यहाँ पर देनी पड़ेगी? देखिए, स्नैक्स में हम लोगों ने जो बेसिक बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और हरा भरा कबाब, ये बेसिक जो आइटम्स होते हैं उनका बेसिक नॉर्मल जो रेंज होता है, जो आपको मतलब किसी रेस्टोरेंट से आप कंपेयर नहीं कर सकते कि रेस्टोरेंट में आपको हाई प्राइसेस आप पे करते हैं, बट आप यहाँ की जो मेन्यू रेंज देखेंगे नॉर्थ इंडियन स्नैक्स और चाइनीज का, तो वो बहुत ही अफोर्डेबल और कस्टमर फ्रेंडली है। महाकुंभ में हर तरफ है अखाड़ों की चर्चा, लेकिन इन अखाड़ों का खर्च कैसे चलता है? इतनी बड़ी संख्या में रोजाना अखाड़ों के खाने पीने, रहने सहने के खर्च को वहन कौन करता है? इसे लेकर हमारे संवाददाता ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी से खास बातचीत की। कुंभ और महाकुंभ में प्रयागराज की धरती पर अखाड़े आते हैं और अखाड़ों में तमाम कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है। पूरे महाकुंभ के दौरान यहाँ पर भंडारे चलाए जाते हैं और जो यहाँ पर कार्यक्रम होते हैं उसमें भी काफी व्यय होता है और इसको लेकर भी यहाँ पर एक अर्थव्यवस्था चलती है और इसके लिए तमाम पदाधिकारी अखाड़ों में नियुक्त किए जाते हैं। पंचश्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी में किस तरह की व्यवस्था होती है, कौन कौन से पद होते हैं और किस तरह से यहाँ की अर्थव्यवस्था चलती है और ये पैसा कहाँ से आता है जिससे इतने बड़े भंडारे चलते हैं और तमाम जो इसका ऑडिट होता है वो सब कुछ कैसे होता है, बातचीत के लिए निरंजनी अखाड़े के सचिव श्री महंत रविंद्र पुरी जी हमारे साथ हैं, जो कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भी, उनसे बातचीत करते हैं। महाराज जी, प्रणाम करता हूं आपको। ये बताएं कि किस तरह से अखाड़ों की व्यवस्थाएं चलती हैं, जिस तरह से बड़ी बड़ी संस्थाएं चलती हैं, अखाड़े में तमाम साधु संत होते हैं और पूरे कुंभ के दौरान यहाँ पर 45 दिनों तक जब ये मेला चलता है तो इसमें भंडारे चलते हैं, तमाम खर्च होता है, इसका कैसे ये सब किया जाता है, कहाँ से आता है ये सब? न्यूज 18 को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। आपने देखा होगा हमारे यहाँ जो परंपरा है, हमारे यहाँ इसका नाम चेहरा मोहरा, जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, यहाँ 2 प्रधान होते हैं, वो गिरिपुरी से होते हैं। उनका कार्य है जितना भी हमारा खर्चा है, जो मेले का खर्चा है, उनका कार्य उसको कैसे पूरा किया जाए, कहाँ से लिया जाए, वो उनका काम होता है। और जो धन की आप बात करते, धन हमारा अपना अखाड़े का होता है, हम चंदा नहीं लेते, हमने कभी किसी से डोनेशन आज तक नहीं ली है। जितने भी अखाड़े आपको मिलेंगे वो डोनेशन नहीं लेते हैं। हमारी परंपरा, हमारी अपनी जागीरी है, हमारी अपनी जमीन है, हमारी हजारों एकड़ जमीन है, वहाँ से खेती होती है, हमारे अपने फ्लैट है, वहाँ से किराया आता है, हमारे होटल है जो हमने लीज पे दिए हुए, वहाँ से हमें रेंट आता है, और हमारे कॉलेज आदि भी, विद्यालय भी है जहाँ से हमें पैसा आता है, मठ मंदिरों से पैसा आता है। आपने देखा होगा जो हमारी व्यवस्था है पूरे मेला क्षेत्र में, जहाँ जहाँ आपको हमारी शाखाएं मिलेंगी, कहीं आपको जो रिसेप्शन होता है वो नहीं मिलेगा, रिसेप्शन पे चंदा नहीं मिलेगा। आपने देखा होगा हमारे जितने भी अखाड़े हैं, हम हमेशा जनहित के लिए कार्य करते हैं और यहाँ सुबह से शाम तक जितने भी जो भी कोई श्रद्धालु यहाँ आता है, सबके लिए भंडार खुला रहता है। और हमारी परंपरा है, हमारे यहाँ धन का भी दान होता है और अन्न का भी दान होता है, दोनों दान चलते रहते हैं। महाराज जी, कौन कौन से प्रमुख पद होते हैं अखाड़े में जो कि ये पूरी व्यवस्था का संचालन करते हैं? देखिए, हमारे अखाड़े में 8 श्री महंत होते हैं, वो 8 श्री महंत ही अखाड़े के मुखिया होते हैं। उन्हीं के संचालन में पूरे हिंदुस्तान में जितनी हमारी शाखाएं हैं उनका संचालन वही श्री 8 महंत करते हैं। और महाकुंभ में विदेशियों की गहरी आस्था है। वहीं एक आश्रम में सभी 9 महामंडलेश्वर विदेशी हैं, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। इस मौके पर उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत कर बताया कि उन्हें सनातन धर्म बहुत अच्छा लगता है, कितना भाता है। सालों से वे भारत में रहकर सनातन धर्म से जुड़े हैं।
या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः जय गंगे माँ, हर हर गंगे. जय गंगा माँ. You feel very great here? Yes, Ganga Ma is mother. Every day when we bathe, when we have our snan in Ganga Ma, this is a purification. This is a washing that allows us into our liberated state, into our expanded state. Each morning when I go down to Ganga and have my snan, I feel such a sense of exuberance, and I see millions coming from around the world for this exuberance, for this purification, so we can step into our joy in life. If you want to feel God, meditation is the only process. Om Jai Jai Sai Ma. My name is Dayananda Das Maharaj. I'm from Israel, but I would say I'm from the mother India. For me, India is the mother of all. I feel here at home, and I live in Kashi also, and it's a great honor and privilege to be here. Message Bharat is giving to the whole world. Jai Jai Sama, Jai Shri Krishna. To be here in India at the Kumbh Mela is a true honor. It's a very high honor to be in the spiritual kingdom where so many millions of people are coming together for the purpose of connecting with Atma, the purpose of connecting with heart, with self, and to come all in this field of devotion, to look in each and every person's eyes, so much devotion, so much love there for Atma, for one another. It is truly amazing and truly a blessing to be here. From which country you are? And I live in my name is Swami Parameshwara Das. I live in Kashi, and I'm originally from the United States. you are from the States? Yes. And you are in India since how many years? 30 years. 30 years. I've been with Mataji for 30 years. You have been with Mataji for 30 years. And how do you feel here, this spiritual world? How do I feel in the spiritual world? Well, this is the 5th Kumbh Mela I've been at, and I've been coming to India, to Bharat, for 30 years. So I feel, of course, I'm attracted. Very much so, I feel that I'm in my heart. Just as when I met my guru, I felt such love, prem, that I'd never felt before. And when I'm in India, I see all the joy and all the love of everyone when we're at the Sai Snan and we're going by and we're throwing flowers. The